क्या हाल चाल बालको। स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट तो कर दिया था पर पूरा नहीं हो पाया था। तो पूरा करने के लिए ही ये वीडियो आई है आज। ठीक है भाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चे कॉपी और अपना पेन लेकर बैठें और साथ के साथ सॉल्व किया करो क्वेश्चन। ठीक है भाई। देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले दूसरे कल क्वेश्चन हो गए थे हमारे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना हमें। ठीक है ना। मतलब ये इस टाइप की समीकरण होती है, मतलब इनके चर चेंज किए जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे दिख रहा होगा 1/x है और यहाँ भी देखो 1/x। संख्या को छोड़ दो, संख्या पर मत जाओ, बस हम चर को देखेंगे। मतलब ऊपर 1 है, नीचे x है। ऊपर दूसरे केस में ऊपर क्या है, भी 1/y है और यहाँ भी 1/y है। तो मैं संख्या को ना देखना, संख्या छोड़ दो, संख्या को गोली मारो। संख्या जहाँ लिख रही है हम वहीं लिखेंगे बाद में भी, अगर चर को बदलेंगे। भाई यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे भी 1/x है। अब इसको चर को कैसे बदलेंगे, जो ये 1/x लिख रहा, अब इसे दूसरे चर में बदल लो। हमने देखो इसलिए इसे 1/x को p मान लिया और यहाँ पे जो 1/y है ना, और यहाँ पे भी 1/y है, इस 1/y को q मान लिया। बस होगा कल्याण। अब क्या करना है भाई, ऊपर जो समीकरण लिख रही है नंबर 1 नंबर 2, ये तो क्वेश्चन ही है हमने उतारा है भाई। ये हमारा क्वेश्चन ही जो हमने उतारा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। चेंज करेंगे यहाँ से 1/x। देखो यहाँ जो लिख रहा है 1/x, इसकी जगह हमने p रख दिया भाई। 1/x ही तो बदला, उसकी जगह हमने p रखा भाई। संख्या नीचे की तो छेड़ी ना हमने भाई। बटे में 2 तो बटे में तो 2 लिखा ही रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब 1/y की जगह क्यों रख दिया हमने यहाँ पे, और बटे में 3 है तो बटे में 3 ही रहेगा, और इक्वल टू में 2 है भाई। आप तो अब तो हल ही कर लोगे, तो भिन्न बन गई। क्रॉस गुणा करो, इसकी इधर इसकी इधर, यानी 3p प्लस 2q, और बटे में नीचे 3 दूनी 6, नीचे के आपस में गुणा हो जा भाई। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो आगे करते हैं इसे। देखो भाई, बटे में 6 आ गया है हमारे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो ये बटे वाला है, अरे अपोन में तो गुणा में पहुँचेगा तो सामने, ये यहाँ पे बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर। तो अब देखो क्या करो, ये 6 गुणा में पहुँच जाएगा इधर, यानी 3p प्लस 2q बराबर 12। तो ये समीकरण नंबर 3 बना दी हमने। समीकरण नंबर क्या बनाई, 3। इतनी बात समझ में आई। ऐसी देखो दूसरी जो समीकरण है, मैं एक बार नीचे करता हूँ इसे थोड़ा सा। देखो अभी ये पहली समीकरण सोल्व करिए, ऐसी दूसरी समीकरण सोल्व करेंगे। दूसरी समीकरण क्या है भी, यहाँ पे ये ना एक्स, मतलब 1/x गुणा में नीचे 3 है, तो 1/x की जगह हमने p रख दिया और बटे में 3 ऐसी। अब यहाँ पे क्या है 1/y है और बटे में 2 है, तो 1/y को तो हमने क्यों मान लिया और बटे में 2 ऐसी, और बराबर में 13/16। इसे भी ऐसे हल करेंगे जैसे ऊपर का रहा कि रोज गुणा कर लो इस तरीके से भी। भिन्न तो हल करनी आ गई है, 2p प्लस 3q। अब नीचे कितना आएगा, 3 दूनी 6। देखो ये 6 है यहाँ पे। अच्छा बराबर 13/16, 13/16 भाई। ये लाइन इतना समझ में आ गया, 13/16। अब क्या करा भाई, ये नीचे 6 है, यहाँ पे 16, 2 से कट रही है संख्या भी। ये नीचे बटे के बटे में बराबर में भाग में आ जाए एक दूसरे की में, तो हमने 2 से काट दिया, यानी 6 को भी किससे काट दिया, 2 से काटा तो 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे 8 आ जाएगा। बाकी बचे हुए इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे। देखो 8 की क्रॉस गुणा कर दो ना इस तरफ, 8 दूनी 16p प्लस 8 तिया 24q बराबर 13 की 3 में गुणा कर देंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो ये वाली समीकरण बन जाएगी हमारी। इतनी बात समझ में आई भाई। एक समीकरण नंबर 3 बन गई। कैसे कट गया बेटे, ऐसे मत हो। अब देखो ये समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 4 है। कोई सी विधि जो मन करे, कल भी बताई थी ना 3 विधि हो समीकरण को हल करने की, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। जी मर्जी। देखो हम यहाँ पर विलोपन का इस्तेमाल करेंगे। देखो विलोपन का हमने इस्तेमाल करा इसमें।
भाई समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, कोई भी एक चर समान बनाएंगे। देखो यहाँ पे 2 क्यों है और यहाँ पे 24 क्यों है। तो यहाँ पर 24 है पर यहाँ पर 2 है, 2 को हम 24 बना सके किससे? भाई समीकरण नंबर 3 में 12 की गुणा कर लो। किसकी गुणा करोगे? 12 की पूरी एक हाँ भाई, मतलब समीकरण 3 में कितने की गुणा करेंगे? 12 की। 12 की कर लो। देखो यहाँ पे इस पूरी समीकरण में 3 की 12 की गुणा कर लो, यानी 12 तिया 36 प्लस 12 दूनी 24 बराबर 12 की 12 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। और चौथी समीकरण ये वाली, इसके नीचे ऐसे लिख दो। भाई हल तो करी होंगी विलोपन से। अब क्या करेंगे भाई, निशान एक जैसे प्लस प्लस तो घटा देंगे, घटाने पे निशान बदल जाएंगे नीचे के। तो ऐसे ही अगर 36 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 बचा। अरे ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस तो कट जाए आपस में। ऐसे ही 144 में से 39 गए तो 105 बचेंगे। तो यहाँ पे जो 20p बराबर कितना आ गया? 105। पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो पी की वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये रही पी की वैल्यू, यानी 105। इधर तो 105 है और जो पी की गुणा में 20 है वो इसके बटे में आ गया। अब यहाँ तो 5 से मतलब क्या कर सकते हैं? 5 से डिवाइड कर लो ना। 5 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। तो पी का मान आएगा 21/4। अब पी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। पी का मान कहाँ है बेटे? ये रहा ना पी का मान। अब समीकरण 3 कहाँ है? देखो ये रही समीकरण नंबर 3, यानी 3 गुणा पी का मान कितना? 21/4 प्लस के 2 क्यों बराबर 12। अब देखो गुणा में है 21 की गुणा में 3 आ गया तो 21 तिया 63/4। ऐसे यहाँ पे 2 क्यों बराबर 12। अब ये जो 63/4 है इसे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। भाई माइनस हो जाएगा ये वाला। एक सेकंड, ये सही है। देखो भाई यहाँ पे इसे माइनस हो गया ना इसमें, ठीक है। एक इसे और मिटाते हैं। हाँ ये यहाँ पर माइनस हो गया। अब आप हल कर लोगे नहीं भाई, यहाँ पे बटे में 4 आ रहा है तो क्रॉस गुणा करोगे ना, यानी 4 की 12 में गुणा करेंगे, 12 चौका 48 हो जाएगा। 48 माइनस 63/4 तो 2 क्यों बराबर कितना आएगा? 63 में से 48 घटाओगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो उल्टा घटाना पड़ेगा, यानी 63 में तो 48 के 15 बचेगा, वो भी माइनस का बटे में 4। अब यहाँ पर 2 है गुणा में तो ये तो बटे में ही आएगा, पर बटे में 4 पहले से ही है तो 2 की 4 में गुणा हो जाएगी। 4 दूनी 8 क्यों का मान आएगा? 15/-8। अब क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चन लगभग हल हो चुका है। अब जब पी क्यू के मान हमने शुरू में माने थे वही मान हम रख देंगे। अब इसमें वही मान हम रख देंगे। हम यहाँ पे लिख रहा है देखो पी तथा क्यू के मान रखने पर पी का मान कितना बेटे? 1/x है ना। 1 मिनट ऊपर करते हैं इसे। देखो पी का मान 1/x है, यहाँ पे रख दिया, पर इसका मान तो 21/4 है। अब देखो 1 के बटे में है, यदि हम इसे उल्टा करें तो इधर भी तो उल्टा करना पड़ेगा भाई। x/1 आएगा, 1 हम बटे में लिखते हैं ना, तो ऊपर 4 हो जाएगा नीचे 21। ऐसे यहाँ पे क्यों बराबर माइनस का 15/4 है तो 1/y बराबर माइनस के 15/8 आएगा। अगर ऐसे ही हम इसे उल्टा करो तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे। ठीक है भाई, तो एक्स वाई के मान आ चुके हैं आपके, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा। इसमें मालिक क्या कहते हैं, ये कह रहा 60 मीटर ऊंचे भवन, 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की एक चोटी से, अच्छा चोटी है, एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। कहने का मतलब है एक मीनार बना लो। देखो यहाँ पर नीचे डायग्राम में एक 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, भी मीनार बना रखी है पूरी, ठीक है ना। अच्छा एक भवन से मकान को भवन ही बोले हैं, जो एक मकान है यह हमने मकान बना लिया तो हम इनके आधार मिला देंगे इस तरीके से। भाई नीचे का मतलब ये छत है, ऊपर ये भवन की छत है इतनी, ठीक है ना। कहने का मतलब है इस छत का आधार, ऊपर का आधार अलग हो जाएगा, नीचे का आधार अलग, इस तरीके से मिला सकें हम इसे। भाई ये घर है हमारा, मकान है, और ये हमारी मीनार है, इस तरीके से। इतनी बात समझे? चलो समझ गए। अब ये कह रहा है भाई मकान की छत और आधार, छत का मतलब ये वाला और आधार मतलब नीचे वाला, कि अवनमन कोण ऊपर से बने हैं, परी मीनार से बनने हैं ना, मीनार की चोटी से।
भाई 45 और 60 डिग्री बनते हैं, मतलब यहाँ से हम कोण बनाएंगे तो ये ऊपर जो बनेगा वो 45 का बनेगा, नीचे जो आधार पर बनेगा वो 60 का बनेगा। ठीक है ना, ये हमारा बन गया चित्र। अब इसमें मकान की ऊंचाई और मीनार से, वो मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी बतानी है। मकान की दूरी तो ये है भाई, मकान हमारे यहाँ है और मीनार हमारे यहाँ पे है। इतनी तो बात समझ में आ रही है। चलो देखो अब कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया। अब देखो करते कैसे हैं, ये हमारा डायग्राम बनेगा। भाई हम क्या करेंगे, देखो मकान है, इसकी हाइट हमने h मान ली, और जो आधार है इसका आधार हमने, मतलब इनके बीच की दूरी मान ली हमने x। बाकी नामकरण कर सकते हो इसका A B C D और E। अब इसमें दो चित्र बनेंगे, हमें कोण वाले त्रिभुज देखने हैं, एक तो ये वाला, ठीक है ना, और एक त्रिभुज बनेगा ये वाला। देखो दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ मैं, कलर चेंज करके, एक सेकेंड। देखो एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, दो ही तो त्रिभुज बनने हैं भाई। क्या देखो त्रिकोणमिति में, ओ सॉरी, ऊंचाई दूरी में जितने त्रिभुज उतनी समीकरण बनेंगे। देखो हमने पहले त्रिभुज लिया इसमें ABC, त्रिभुज पहले कौन सा लिया, ABC। भाई वही लगा यहाँ पे, देखो 60 डिग्री बनना है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरीके से कोण बनेगा, और हमेशा देखो ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा। ये जेड बनना, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ भी थीटा है। भाई आप समझ गए होगे, अवनमन कोण यानी पहले वाले का 45 बना है, दूसरे का 60, इस तरीके से बना है। चित्र तो आप समझ गए ना, अवनमन कोण है। तो ये वाला कोण यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 45, तो यहाँ भी 45 आएगा, और यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब किया क्या हमने, पहले ABC त्रिभुज ले लिया है, ABC ये त्रिभुज ले लिया, इसमें 60 डिग्री कोण बनना था, हमने 60 लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिया, 60। तो हम कह सकते हैं tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होगा। पर देखो इस त्रिभुज में लंब तो ये वाला होएगा, पूरी लंबाई तो 60 है ना, भी लंब 60 और आधार कितना होगा x, तो 60 बटे x। हमें तो x का मान निकालना, तो x को यहाँ ले जाओ और √3 को इसके यहाँ ले आओ, अदला बदली कर लो ना इनकी। अभी अदला बदली कर सको, √3 यहाँ लिखा हुआ तो ये बटे में आ जाएगा, और ये x इधर पहुँच जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है भाई, तो x बराबर 60 बटे √3 आगा। अब हमेशा कभी भी ध्यान रखना, नीचे कभी भी रूट वाली संख्या ना आनी चाहिए बटे में। अगर रूट बटे वाली संख्या आएगी तो क्या करोगे आप, परिमेयकरण कर दोगे उसका। अभी उसका परिमेयकरण कर दोगे ना। तो देखो क्या करा हमने इसमें, यहाँ पे एबाल को, हाँ ऊपर नीचे √3 की गुणा कर दी। देखो ऊपर तो रूट ऐसे रहेगा, अगर √3 की √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 से हमने 60 को 20 बार काट दिया, क्योंकि 20 थे 60 में, तो x का मान आएगा 20√3। भाई मकान की और मीनार के बीच की दूरी तो आ गई, मतलब 20√3। अभी मीटर में तो आंसर भी मीटर में आएगा। इतनी तो बात समझो हो गई। अच्छा अब देखो दूसरा, हम पहला त्रिभुज हमने सोल्व कर लिया, x का मान आएगा। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। अब इस त्रिभुज के मतलब थोड़ा समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है। अब ये पूरी दूरी 60 है, पर इस त्रिभुज में तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये हमें इतनी दूरी पता है, इतनी दूरी पता है, कितनी, 60। अब इतनी पता है वो है h यहाँ से, तो इस 60 में से h घटा देंगे तो ये वाली दूरी ना मिल जाएगी, मिलेगी ना मिलेगी, तो मिल गई। हमने ये लिख लिया 60 - h, इस वाली दूरी को। ये C और D से दूरी है, C और D से। देखो करते हैं आगे से। अब क्या हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया, ये दूसरा त्रिभुज लेंगे, उसमें tan 45 लंब हो जाएगा ये वाला, कहने का मतलब है लंब होगा 60 - h बटे में x। भी आधार तो वही रहेगा जो पहले। हाँ अब tan 45 का मान 1 हो गया है, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, जो बटे में ये जो लिख रहा है 20√3 इधर चला जाएगा, और 60 - h एक तरफ आ जाएगा। अब 20√3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे। अब ये जो माइनस का h है इस तरफ लेकर आएंगे दूसरी साइड में, इधर माइनस का, तो इधर आगे तो प्लस का होगा ये वाला h, भी इधर आके प्लस का हो जाएगा। इधर पहले से ही 60 है, अगर इस संख्या को ले जाएंगे 20√3 को, ये इधर आके माइनस में होगी, तो 60 - 20√3 आएगा। अब यहाँ से 20 हमने ले लिया कॉमन, तो कॉमन लेंगे, 20 × 60 - √3। ये आ गई ऊंचाई किसकी, भवन की। भवन मतलब मकान की ऊंचाई।
ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जिसने ना कर रखा हो, और अपने साथियों में शेयर करो भाई, जो आपकी क्लास में बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो ना वीडियो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, 5वां क्वेश्चन है बच्चे। देखो 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। भी एक कुआं है वो हमने खोदा 14 मीटर ऊंचाई गहराई तक, मतलब गहराई को हम ऊंचाई कह सकते हैं। भाई देखो अगर कुआं कुआं कैसा होएगा, कुआं इस तरीके का तरह है, कुआं बेलन के जैसा रहे हमेशा बेलनाकार। कुएं की गहराई को हम ऊंचाई माने हैं, और इसका व्यास व्यास कितना दे रखा 3। अब यहाँ देखो व्यास दे रखा कुएं का, तो व्यास तो त्रिज्या का दुगना होगा है, तो 2r बराबर r1। देखो 2r1 क्यों कहेंगे, अभी थोड़ा हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब जाके हमें इसके जो भी दिया हुआ है मान जब लिखेंगे। अब हमने गहराई तक पढ़ लिया, ये कह रहा है इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 14 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार बल्ले, मतलब कुएं के चारों तरफ वृत्ताकार इस तरीके से, कुएं के चारों तरफ, भाई कुएं के चारों तरफ इस तरीके से फैलाएंगे मिट्टी को। कुएं के चारों तरफ क्या करेंगे, वृत्ताकार बल्ले समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है कुएं के चारों तरफ। इस बांध की ऊंचाई, मतलब जो कुएं से मिट्टी निकलेगी भाई कितनी ऊंची चारों तरफ की बांध बन जाएगा, वो इसमें पूछा है, मतलब हाइट पूछ ली। अब कुएं के चारों तरफ मिट्टी फैलाएंगे भाई, यूं भी तो एक मतलब बेलन की आकृति में फैलाएंगे, अभी कुएं के चारों तरफ फैलाएंगे, तो यहाँ पे खोखला बेलन बनेगा, क्योंकि कुएं में थोड़ी फैलाएंगे अभी, कुएं के चारों तरफ फैलाएंगे। चलो ऊपर चलते हैं, इसे हम करते हैं सोल्व। अगर हम बात करें देखो व्यास होगा त्रिज्या का दोगुना, क्योंकि 2 बेलन बनाएंगे, एक तो कुएं के चारों तरफ फैलाएंगे वो भी बेलन का काम करेगा ये जो है। अरे कुआं की ऊंचाई को h1 कह दो, इसके व्यास को r1 कह दो, ठीक है भाई। अच्छा ये जो दूसरा देखो एक खोखला बेलन बनेगा, इतना तो कुआं ही रहेगा यूँ, और जो बाकी के चारों तरफ ही तो फैला रहे मट्टी। कहने का मतलब है पहला जो व्यास है इसे r1 कह दिया, 2r1, तो r1 का मान 3/2 आ गया, गहराई 14 मीटर है कुएं की, ठीक है ना। अच्छा आगे कह रहा है चौड़ाई, इसमें 4 मीटर चौड़ाई तक फैला रहे हैं मिट्टी को। बांध की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई को हमने s2 कह दिया। नया बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। भाई त्रिज्या तो हमेशा बीच में से नापेंगे, त्रिज्या हमेशा केंद्र से नापेंगे, यानी पहली त्रिज्या में भाई चौड़ाई जुड़ जाएगी जब तो दूसरी त्रिज्या निकलेगी, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है ना इसमें, तो जो पहली त्रिज्या है ना 3/2 उसमें b जोड़ देंगे, यानी 3/2 में 4 जोड़ोगे तो 11/2 आ जाएगा आपका, ये दूसरी ऊंचाई होगी, सॉरी त्रिज्या। दूसरी क्या होगी बेटे, त्रिज्या। भाई इतना तो हमने, 1 मिनट, अभी इतना तो समझ में आ गया क्या क्या इसमें दिया हुआ, क्या हमने निकालना। भाई कहने का मतलब है एक तो बड़ा बेलन है, कौन सा, जो गहरा है कुएं वाला। 2 बेलन बनेंगे, एक तो ऊपर खोखला बेलन बनेगा जो सारी तरह मिट्टी फैला रहे, एक कुएं वाला बेलन जो गहरा, भाई कुआं तो बेलन के काम करेगा। तो कहने का मतलब है मिट्टी से, कहने का मतलब है अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं किसी भी आकृति से, हमेशा उस केस में दोनों आकृतियों के आयतन बराबर रहें, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर रहेगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है, यानी मिट्टी से बने बांध का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब आयतन कैसे कैसे बनेगा भाई, तो खोखला बेलन बनेगा, खोखले बेलन का जो सूत्र होगा वो है पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू h। पर यहाँ पे कहने का मतलब है जो बड़ी त्रिज्या हमने r2 मानी है, छोटी त्रिज्या r1, स्क्वायर करके मतलब दोनों का स्क्वायर करके माइनस हो जाएंगे ना, ब्रैकेट h2 क्यों लिया, क्योंकि ये खोखला बेलन है, खोखले बेलन की ऊंचाई तो h2 है, बराबर दूसरा जो बेलन है कुआं वो तो नॉर्मल बेलन का काम करेगा ना, पाई r स्क्वायर h होगा इसका फॉर्मूला, तो बाकी के वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे।
भाई पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से तो पाई कटेगा। अब यहाँ R2 का मान है 11/2 स्क्वायर माइनस R1 का मान है 3/2 इसका स्क्वायर इंटू S2 का हमें मान निकालना बराबर, यहाँ पर R1 है, इसका मान 3/2 यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गुणा S2 का मान 14 है। अगर देखो हम इसे हल करेंगे क्या आएगा बच्चे, 11 का स्क्वायर 121 होगा माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। भाई दोनों के बटे में 4 आएगा, तो बटे हमने यहाँ पूरे के में 4 कर लिया, हल कर दिया थोड़ा सा एक लाइन से। अब यहाँ पे इधर 3 3 9 बटे में 4 गुणा 14। अब बटे से बटे के बटे एक जैसे तो कट जाएंगे आपस में, है भाई कट जाएंगे ना, कटेंगे। बाकी जो बचेगा यहाँ पे 121 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 112 H2, इधर आएगा 9 गुणा 14। भाई इतनी लाइन तो समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो ऊपर चलते हैं इसमें, तो हम कह सकें S2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, S2 बराबर 9 गुणा 14 बटे 112। हमने 14 की गुणा 9 में इस वजह से ना करी क्योंकि 112 भी 14 का गुणज हो गया है, 112 पहाड़ी में आवे 14 के। कैलकुलेशन बड़ी क्यों करें, अभी हमेशा कैलकुलेशन को छोटी से छोटी करने की कोशिश क्या करो। अभी 14 से 112 कट जाएगा 8 बार, तो ऊपर 8 आएगा नीचे 9, सॉरी ऊपर 9 आएगा नीचे 8 से डिवाइड कर सको बिल्कुल भली भांति डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.125 मीटर में आएगा ये आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। ये बेटे 6 नंबर के क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से रिवीजन करना। कहने का मतलब है इन्हें वीडियो देखने के बाद सोल्व करके देखना, समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो देखना, जहाँ तक कि समझ में तो आगे होंगे। अब देखो इसमें बहुविकल्प क्वेश्चन करते हैं हम, बहुविकल्प क्वेश्चन जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिया करो इन्हें। एक है ना पहले क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है वह कौन से है अभाज्य संख्याओं का युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा हुआ है। देखो सह अभाज्य संख्या वे होम है जिनका HCF एक होता है, मतलब कि जो आपस में कटे ना संख्या, मतलब संख्याओं के वो जोड़े जो आपस में किसी संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे कि बी ऑप्शन देखो, ये 5 है 15, तो ये तो 5 से कट रहे, कटने वाली संख्या ना लेनी। ये 31 है ये 93 है, तो 31 से कट रही है दोनों संख्या, ये भी नहीं लेनी, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सी ऑप्शन में क्या है भी 7 है 21 है, तो 7 से कट जाएंगे दोनों, कटने वाली संख्या ना लेनी है, जिसका कोई मतलब कटने वाली संख्या का मतलब है इनका HCF कुछ और आएगा। अब कहने का मतलब है जो पहला ऑप्शन है ये 18 या 25 भी, 18 या तो 9 से कटेगी या 3 से कटेगी, 25 5 से कटेगी। इतनी तो बात समझ में आ रही है, तो अलग अलग संख्या से कट रही है ना भाई। इसमें हम कह सकते हैं इसमें हमारा HCF 1 होगा, तो ये हमारा आंसर है, जिसका HCF 1 वो सहभाज्य संख्याओं में। आगे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताओ। अभाज्य संख्या के गुणनखंड कर लोगे, जैसे 2 से काटे 3 से काटे, इस तरीके से। देखो मैंने कर रखा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा आपके सामने, बड़े आराम से कर लोगे इसे। अभी 2 से काटा 72 आएगा, 2 से काटने का मतलब आधा है, भाग करने की आवश्यकता ना, 2 से काटो आधा, 144 का आधा बड़े आराम से बालक भी कर लेगा, 72 होएगा, फिर 72 का आधा 36, फिर 36 का आधा 9, उस 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, पर 9 का आधा ना होने का भी, 9 का आधा थोड़ी हो जाएगा, पॉइंट में थोड़ी लाओगे। अब 9 देखो किससे कटेगी, 9 कटेगी बेटे 3 से, 9 से 3 जो 9 से 9 कटेगी 3 से, वो 3 बार कटेगी, फिर 3 से 3 कट जाएगी एक बार। तो अगर हम यहाँ पे इसके गुणनखंड देखें, गुणनखंड क्या आगे 2 क्या बार है, 1 2 3 4, 2 देखो 4 बार है तो 2 4 बार लिख दी, 2 की पावर 4, 3 देखो 2 बार है तो 3 की पावर 2। इसमें पूछा है इनकी अभाज्य गुणनखंडो, अभाज्य गुणनखंड वही तो हमें, अभाज्य संख्या कौन सी हमें जो किसी से ना कटती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यानी अभाज्य संख्या मैं बताऊँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ओ सॉरी 21 ना 23, तो इस तरीके से होंगी, मतलब जो संख्या किसी और संख्याओं से ना कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 की पावर 4, तो इसमें गुणनखंडों का योग पूछा है इनकी घातों का, तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, तो अगर हम इनका योग करेंगे 4 2 कितने हो जाएंगे 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होएगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ। गुणनखंडों की घातों का योग कितना है बेटे, योग ही तो पूछ रहा, योग कितना है 6, तो बी ऑप्शन। आगे कह रहा है एम के किस मान के लिए समीकरण ये वाली और ये वाली अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में कौन से, अद्वितीय हल कौन से क्यों मैं प्रतिषेध की तो मैं उसमें सूत्र लगा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के क्या ना है नॉट इक्वल टू, ये केस लगेगा। A1 A2 के मान निकाल लोगे, देखो मैंने सोल्व कर रखा बड़े आराम से, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करोगे तो रफ पेपर पर करोगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये समीकरण लिखी हुई है, सूत्र वही लगा हुआ है, देखो ये रहा यहाँ पर। अच्छा, ए का मान होगा एक्स गुणांक पहली समीकरण का, A2 होगा दूसरी समीकरण का एक्स का गुणांक। तो पर यहाँ पे देखो एक्स गुणांक, देखो एक्स के बगल में कुछ ना होता तो एक होगा है, तो यहाँ पे A1 का मान 1 होगा, A2 का मान यहाँ पे 3 है, देखो इधर, तो ये कितना होगा 1/3 नॉट इक्वल टू ये रहा कितना है B1/B2। देखो B1 का मान देखो यहाँ अगर माइनस के साथ आ रहा तो माइनस लिखेंगे। अच्छा, इधर क्या है y का गुणांक B2 m है, तो यानी 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस के 2/m आगा, क्रॉस गुणा कर लो, बी एम ए का मैम क्रॉस गुणा करोगे एम ए का मैम नॉट इक्वल टू चल रहा बीच में बराबर 3 2 6 माइनस का, तो एम का मान आगा एम नॉट इक्वल टू -6, एम का मान -6 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है एम का मान कितना नहीं हो सकता -6। तो ऑप्शन में हमें यही चेक करना है ना, ऑप्शन में हमें बेटे यही चेक करना है, पहले ऑप्शन में दे रखा है ये रहा। अगली समीकरण है ये जो दे रखी है 2x + 3y बराबर 18 है, x - 2y बराबर 2 को 2 का हल होगा। कोई सी भी समीकरण से देखो, कोई सी विधि से भी हल कर सकते हो आप। देखो अगर मैं एक चीज़ देखूँ यहाँ पर 2x है, यहाँ पर खाली x है, तो दूसरी समीकरण में 2 की गुणा कर दो पूरे की में, और विलोपन से हल कर दो। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया, मैंने यहाँ पर हल करी है, देखो ये रही चौथी समीकरण, ये रही पहली समीकरण हमने ऊपर लिखी, दूसरी समीकरण में 2 से गुणा कर दी, यहाँ पे x है ना पहले, तो हल करने के बाद x वाले से तो x वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे देख कितना है, कहने का मतलब है घटा दे हैं, घटाने पे क्या हो जा है, घटाने पे निशान बदल जाए, यहाँ पे पहले माइनस है तो प्लस होगा, जब माइनस है तो प्लस होगा। अब क्या करा, ये दोनों प्लस हो गए तो 4 3 कितने हो गए बेटे 7 हो गए, तो 7y हमने नीचे लिखा, इधर 14 -4 है, 14 -4 ओ सॉरी 18 -4 है, 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना 14 बचेगा, यानी 7y बराबर 14, तो y का मान 2 आगा। हमेशा देखो यहाँ पर y का मान 2 आ रहा है, अब हमने ऐसा, तुम ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें y का मान 2 हो, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में y का मान 2 हो तो फिर x का भी मान निकाल लेना। भाई हमने आधा क्वेश्चन अभी हल करा है, भाई y का मान हमारा एक ऑप्शन में 2 आ रहा, यदि y का मान 2 ऑप्शनों में 2 या 3 ऑप्शनों में 2 आता तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल लेते। भाई जब हमारा y का ही मान 2 आ रहा है तो हमारे इस पहले ऑप्शन से पता पड़ेगी इसी ऑप्शन में y का मान 2 है, तो पहला ऑप्शन हो गया इसमें। अगला जो बेटे क्वेश्चन है आपका के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये दोबारा से आ गया वही इस टाइप का ही। अनेक हल होंगे, अनेक हल कब होमे हैं, जब रेखा संपाती होमे, संपाती की कंडीशन होवे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस चीज़ को लिख लेना जो मैंने बोला है, तो वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे A1 का मान 1 है बटे यहाँ पे A2 का मान k है, अरे यहाँ पे दूसरी समीकरण में A2 का बराबर, कहने का मतलब है भाई तीनों बराबर हैं, A1/A2 A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के। हम देखो के तो क्या ही जगह है इसमें, तो किसी भी दो मान बराबर कर लो, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2, इससे भी निकाल सको आप के का मान, या B1/B2 बराबर, कहने का मतलब B1/B2 बराबर C1/C2 से भी आप मान निकाल सकते हो, या A1/A2 बराबर B1/, तो कैसे नीचे हो गया बेटे, तो ऊपर जा, हाँ तो क्या बताया था मैंने, आप कोई सा भी ले सकते हो A1/A2
या B1/B2। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई हम? हाँ यही वाला 5वां, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्स का गुणांक यहाँ पे A1 का मान 1 है, यहाँ पे A2 का मान k है बराबर। अगर हम B2 की बात करें, B2 देखो ये रहा y का गुणांक k है बटे, यहाँ y का गुणांक 1 है तो बटे में 1 करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे 1 एकम 1, और k की k में गुणा करेंगे तो k² आएगा बराबर 1 एकम 1। क्रॉस गुणा कर लो ना, भी इधर की इधर गुणा करो, इधर की इधर, k की k में गुणा करेंगे तो k² आएगा, ये k है बेटे, और 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग आएगा, तो k का मान k² बराबर कितना होगा 1। हमेशा स्क्वायर का जब भी वर्गमूल लोगे, भाई स्क्वायर का तो वर्गमूल लेंगे, हमेशा प्लस माइनस जरूर लिख लेना। और अंडर रूट क्या आएगा भाई, वर्गमूल का उल्टा था, वर्गमूल लेंगे तो घात खत्म हो जाएगी, तो वर्गमूल किसका लोगे, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा है, पर प्लस माइनस जरूर आ जाए उसके सामने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो प्लस माइनस दे रखे हैं सवाल में, अगर प्लस माइनस ना होते तब आप प्लस माइनस आपकी मर्जी रहे, पर हमेशा जब भी वर्ग दे रखा है, वर्ग का हमें वर्गमूल लेना है तो प्लस माइनस आएंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जो छठा क्वेश्चन है बेटे, आप क्रॉस गुणा करके हल कर सकते हो इसे, देखो कैसे। इधर पहले इधर से गुणा करो, देखो इधर क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक्स का मान निकालना। अब x² के 1 में गुणा करेंगे तो x² आएगा, माइनस 2 की गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2 आएगा बराबर, 7 की गुणा 1 में करेंगे इधर तो 7 एकम 7 आएगा। अब इधर माइनस का 2 इधर जाके तो प्लस का हो जाएगा, भाई इधर पहुँचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 7 में जुड़ जाएगा ना, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, तो x² का जो मान आएगा, x² का मान हो जाएगा 7 और 2 9। अब जैसा अभी करा था x² बराबर 1 आ रहा था, तो इधर भी तो वर्गमूल लेना पड़ेगा भाई, तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9। अरे इतनी बात समझ में आवे है भाई, 9 किसका वर्गमूल हो है, गुणनखंड कर लो भाई, वर्गमूल में 2 की तो जोड़े बनाना है, एक जैसी संख्या की एक जैसी संख्या 2 होनी चाहिए, तो उसे बोले जोड़ा। तो 9 का वर्गमूल वैसे 3 हो गया है, ठीक है ना, वर्ग तो याद होंगे, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 3 कौन से में है बेटे, ये रे प्लस माइनस 3 इसमें है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये इसके मैंने हल करे थे, पर हल तो मैंने वहीं कर दी, कोई दिक्कत ना। देखो अगला क्वेश्चन है इसमें बच्चों, इसमें दे रखा व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, तो 1 के पूछ रहा है। ये हमने देखो वृत्त बना रखा, इसका केंद्र हमने 2, 3 लिख दिया बीच में, ए पूछ रहा है, ए को हमने x1 y1 माना है, जो बी है इसमें 1, 4 है। तो अगर तुम्हें कभी भी वृत्त का व्यास दे रखा है और उसका केंद्र तो उसका मध्य बिंदु होगा है, व्यास के दोनों बिंदु का अगर केंद्र दे रखा है तो केंद्र बेटे मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा है, ये लिख रखा देखो मैंने यहाँ पे, मध्य बिंदु के निर्देशांकों में x, y बराबर x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, वही करा है। ये वाला x1 y1 होएगा, ये वाला x2 y2 होएगा, बीच में जो होगा x, y होगा। तो ये x का मान सबसे पहले देखो, x की तुलना x वाले से कर दो, y की तुलना y वाले से, ठीक है भाई। तो ऐसे सोल्व करा, अगर हम क्या में x1 का मान x1 ही है, प्लस y1 का मान y2 का मान 1 हो जाएगा, तो x1 + 1 बटे 2 सूत्र के अकॉर्डिंग बराबर, ये तो x का मान है, x का मान तो बीच में दे रखा है ना 2, तो 2 बराबर x1 + x2 बटे 2, क्रॉस गुणा करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 बराबर x + 1 होएगा। अब ये 1 तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान 3 आएगा बेटे, x का मान कितना आ जाएगा 3, आपके सामने लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ये रहा। ऐसे सेम टू सेम y का मान निकलेगा, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2 बटे 2, तो y1 का देखो, y का मान तो इसमें देखो ये बीच में, y का मान कितना माइनस का, तो क्यों आ रहा है, देखो y का मान है -3 बराबर, वही आएगा y1 + y2, y1 का मान तो y1 ही है, और प्लस देखो y2 का मान 4 है बटे में 2, इस तरीके से आएगा।
इसके आप इधर गुणा कर लोगे, 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा y+4 होएगा। अब इस 4 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस का इधर हो जाएगा। अब इधर माइनस का पहले 6 है, अभी 4 और हो जाएगा माइनस में, तो 6 4 कितने हो जाएंगे -10। तो बिंदु आएगा 3 -10, 3 -10 आ जाएगा आपका। तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। चलो देखो आगे चलते हैं। देखो समझ में तो आ रहे हैं या ना आ रहे, तो अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें कह रहा है 3x² माइनस के 12x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। जब भी मूल बराबर हो तो हमेशा ध्यान रखो उसका वियोक्तर 0 हुआ है। वियोक्तर क्या हुआ है? 0। वियोक्तर का सूत्र होगा b² माइनस का 4ac। वियोक्तर क्या होगा? b² माइनस का 4ac। ये तो बराबर 0 हो गया, तो कह सके ना b² बराबर 4ac आ जाएगा। बी जो 4ac इधर ले जाएंगे तो प्लस का ना हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा है जहाँ भी मूल बराबर हो गए। हमेशा ध्यान रखिए b² बराबर 4ac हो जाएगा अगर मूल बराबर है तो यहाँ से देखो a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -12 और c का मान k इसमें रख के आप निकाल लेना। इसमें रख के कैसे? देखो अगर यहाँ रखोगे b² का तो मान -12 है, -12 का वर्ग ब्रैकेट में लिखो माइनस की वैल्यू बराबर 4 गुणा a। भाई 4 गुणा a है, a का मान तो 3 है, यानी 4 की गुणा 3 में करेंगे 4 × 12 और c का मान क्या है? तो 12 के ना हो जाएगा 4 × 12 के 4 × 12 के, तो 12 का वर्ग कितना होगा? 144 माइनस का वर्ग प्लस होगा है और बराबर 12 के। तो ये 12 तो इसकी बटे में आ जाएगा भाई। हाँ के की गुणा में है तो इंगे तो बटे में आएगा, यानी 12 से कट जाएगा 44। कितनी बार? 12 का वर्ग 12 ही होगा है, उस 12 का वर्ग 144 होगा ना, तो 12 से 12 बार ही कटेगा, के का मान आ जाएगा 12। बेटे कैलकुलेट कर लेना बाकी अगर समझ में ना आया हो तो के का मान इसमें आ जाएगा 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। अगर देखो आकार समान है, देखने में एक जैसी हैं, अगर देखो मैं क्या हूँ अगर मैं बोलूँ देखो ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, पर देखने में तो वृत्त ही हैं। भी वृत्त में कैसे गोल हैं दोनों, ये छोटे बड़े, मतलब इसके आमाप पे ना जाना। आमाप होगा इनका आकार। अगर आमाप पे आमाप आवश्यक रूप से समान ना है, अलग अलग है, तो ये दोनों आकृति कैसी हैं? दोनों आकृति एक जैसी हैं, मतलब कैसे कहते हैं? गोल है। क्या है? गोल। देखो मान लो छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज है, भाई कहने को तो त्रिभुज है एक जैसे बनाए ना मैंने, ठीक है। ये छोटा है बड़ा उससे कोई मतलब ना है, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलना है? अगर देखो आकार और आमाप समान हो तो उसे तो बोला है सर्वांग सम, पर अगर आमाप समान ना हो तो उस चीज़ को बोला है समरूप। ध्यान रखना हमेशा। आगे कह रहा है यदि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात दे रखा 3:5 के अनुपात में है और उनके क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे भुजा का देवे तो भुजा का वर्ग कर दोगे, यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25, तो 9 25 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजा 3 4 5। देखो ये त्रिकोण में है, पाइथागोरस त्रिक 3 4 5, ये ध्यान रखियो पाइथागोरस त्रिकोण में। और एक किस में लगे? समकोण त्रिभुज में। किस में लगे बेटे? समकोण त्रिभुज में। तो ये जो त्रिभुज है 3 4 5 वाला क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज हो गया है 5 12 13, ये भी समकोण त्रिभुज, मतलब 5 12 13, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में है। त्रिक बोले हैं सभी, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस त्रिक बोले बेटे इसे। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें समकोण त्रिभुज हो गया। देखो 12वां क्वेश्चन है 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, परिमाप भी बेटे दूरी का काम करे, परिमाप हो भुजा हो कुछ भी हो, पर अगर देखो परिमाप भी भुजा का ही काम करेगी। परिमाप कितना? 10 है, ये 15 है, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि हम इसके परिमापों को हल करें, पहले परिमापों का अनुपात ले लो, जो परिमापों का अनुपात आएगा वो ही इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम इनका अनुपात ले में
तो ये 5 से कट जाएंगे ना, यानी 5 दूनी 10 अनुपात 5 से क्या बार कटेगा 3 बार, तो 2:3 आगा। ये बेटे भुजा का अनुपात आगा, किसका आगा, भुजा का। अभी कह रहा इनके संगत इनके त्रिभुजों कहाँ गया, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा। भाई क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमेशा वर्ग कर दें, यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का 9, तो 4 9 कौन से ऑप्शन में, बी में, ये आंसर। 13वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा tan थीटा बराबर 8/15 है, कोसेक थीटा का मान। त्रिभुज बना के कर लो, कर सको हो ना, देखिए मैंने कर रखा ना, हाँ कर रखा, ये रहा tan थीटा बराबर 8/15 है, तो कहने का मतलब है त्रिभुज बन जाएगा। ये लंब हो है, ये आधार। tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार ही होगा है, तो लंब 8 होगा और आधार होगा 15, तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा, लंब का सॉरी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, यानी 15 का वर्ग करेंगे तो 225 और 8 का वर्ग करेंगे 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289, 289 17 का वर्ग होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ जाएगा कर्ण। ऐसे कोसेक थीटा का मान पूछा, कोसेक थीटा वो होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 17 आएगा, लंब का मान 8 है इसमें, तो 17/18 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो इसके ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इसमें 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर 3 थीटा का मान निकाल लेना, किसका मान निकालोगे यहाँ पे देखो, यानी 3 cos थीटा बराबर कितना दे रखा बेटे इसमें, ये रहा 1 दे रखा, कोस 3 थीटा का मान निकालोगे तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा 2, 1/2 किसका मान होगा कोस में, कोस 60 का, तुलना कर लो 3 थीटा बराबर 60 होगा, 3 थीटा बराबर कितना होगा 60, ऊपर से नीचे कैसा हो रहा, अभी आदत नहीं है इससे बनाने की। देखो इसमें 3 थीटा बराबर कितना दे दिया इसमें 60, ये रहा, ठीक है, 3 से तो कट जाएगा 60, क्या बार 20 बार, थीटा का मान 20 आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे, ये रहा। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कैसे कर रहा है बेटे, क्या, हाँ ये रहा, इसका 20 आ गया। एक रहा 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा, परिधि कुछ भी हो, क्षेत्रफल का पूछा, इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4, 9 4 9 4, ये रेडी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा गया, मतलब अर्धगोलों को इस तरीके से जोड़ दो तो एक पूरा गोला बन जाएगा। अभी कह रहा नए ठोस, जो नया ठोस बनेगा उसका वक्र पृष्ठ, भाई पूरे गोले का वक्र पृष्ठ या कुल वक्र पृष्ठ दोनों बराबर ही होगा, कितना होगा 4r/4πr², इसे ध्यान रखना फॉर्मूला हुआ है, पहला ये ऑप्शन बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन करते हैं 17। देखो 17 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है। देखो केंद्रीय परिवर्ती की माप 3 हो में है, माध्य को समांतर माध्य के नाम से भी जाना है, दूसरा हुआ बहुलक, तीसरा हुआ माध्यिका। अब ये कह रहा नहीं है, अगर इन तीनों के अलावा कोई और इसमें दे रखा है तो वह नहीं होगा। देखो पहले माध्यक दे रखा, दूसरे माध्यिका दे रखे, तीसरे में बहुलक, तो ये तो हो में है, नहीं पूछ रहा। चौथे में दे रखा माध्य मानक विचलन, तो मानक विचलन थोड़ी होगा बेटे। आगे कह रहा 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, मतलब 1 से लेकर सारी 9 तक की संख्या को जोड़ के बटे में जितनी संख्या उससे भाग कर दोगे, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या को सबको जोड़ोगे और बटे में 1 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी है, 9 ही तो है, 9 से भाग कर दो, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्या को तुम जोड़ोगे, यानी 1 2 3 कहाँ तक 9 तक जोड़ोगे तो 45 आएगा और बटे में 9, 9 पंजे 45, 5 बार कटेगा, 5 आंसर है इस क्वेश्चन का। हल कर लियो बेटे, जोड़ के तो कर ही लोगे, 5 आएगा। ये कह रहा है किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 9 है, वो 16 है और माध्य 15 है, उसका बहुलक। तो देखो बेटे एक सूत्र ध्यान रखना, बहुलक बराबर, चलो यहाँ लिखा ना जाना, मैं आगे कर रखा है, सोल्व से दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये रहा। बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। माध्यिका 16 दे रखी है, माध्य देखो 15 दे रखा है इसमें, तो 16 3 48 माइनस 15 2 30, घटाएंगे तो 18 आएगा
और 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ गया नीचे? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की संख्या को सबको क्रम से लिखोगे इस तरीके से। लिख लिया। देखो माध्यिका कैसे निकालें, ये अगर टोटल नंबर सम है, देखो टोटल नंबर भी 10 बैठेंगे, अगर n का मान सम है, सम देखो सम का मतलब है 2 से कटने वाली, तो माध्यिका का फॉर्मूला होगा है n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद बटे 2, यानी ये आएगा 10। n का मान 10 है, एक 10 का आधा करेंगे n/2 5 आएगा, यानी 5वां पद प्लस 5 से 1, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, यानी 6वां पद। 5वां पद ये है और 6वां पद ये है, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे, यानी 5 और 6 को जोड़ोगे 11, 11 का आधा करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 5.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5.5। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।